अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मिस्टर POS.live। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम किस तरह से रेस्टोरेंट पर और कॉफ़ी शॉप और फास्ट फूड पर काम करता है। तो कोई भी बिज़नेस हो उसमें 7 चीज़ों का एक बिज़नेस ओनर को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 7 चीज़ें आपको समझ आ रही हैं और डे टू डे आपके मतलब फिंगर टिप्स पे मौजूद हैं तो आपका बिज़नेस आपके फुली कंट्रोल्ड में रहता है। तो जैसे नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिज़नेस की जो टोटल परचेज़ हैं वो आज के दिन में या इस हफ्ते में या इस महीने में कितनी हुई। आप वो फ़िल्टर यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस दिन के आपको स्टैट्स यहाँ पे चाहिए। सपोज़ मैं एक दिन की ही बात करता हूँ कि आज के दिन आपने टोटल परचेज़ कितने का किया सामान और आज के दिन आपकी टोटल सेल कितनी हुई और जो आपने सामान परचेज़ किया था उसमें से कितने पैसे आप पर ड्यू हैं, यानी कि आपने देने, यानी कि आपने उधार पे माल ख़रीदा था तो आपने आज कितने पैसे एक्स लोगों को देने और कितनी आपकी सेल इनवाइसेस ड्यू हैं, यानी कि लोगों से लेने वाले पैसे कितने हैं। और साथ ही साथ आज के दिन में कोई ऐसी परचेज़ थी जो आपने रिटर्न की हो, अगर वो रिटर्न की थी तो वो कितने की थी, वो अमाउंट आ जाती है। और आज के दिन आपको सेल्स कितनी रिटर्न हुई तो उनकी अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। और आज के दिन आपके एक्सपेंस कितने हुए वो आपको इधर शो हो जाते हैं। तो आप वो आज के दिन के देखना चाहें, यस्टरडे, कल के, लास्ट 7 दिन, 30 दिन, 1 महीना और सो ऑन, पूरे साल के और पिछले साल के, लास्ट मंथ के, हर तरह से आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ अपना POS सॉफ्टवेयर। तो इसमें इसकी मेन ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हैं लास्ट 30 डेज़ की आपको सेल यहाँ पे शो होती है। और अगर आप इस पूरे साल की सेल देखना चाहें तो आपको ये शो होता है कि किस मंथ कितनी कितनी सेल यहाँ पे की गई थी। और प्रोडक्ट स्टॉक लिस्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है कि आपको कोई भी स्टॉक जो ख़त्म होने वाला है तो अगर आपने उस पर कोई अलर्ट क्वांटिटी लगाई हुई है, जैसे कि आपके पास स्प्राइट 1.5 लीटर पड़ी हुई है और आपने उस पर अलर्ट क्वांटिटी लगाई कि जब वो 20 बॉटल्स रह जाएँ तो आपको अलर्ट आ जाए, आपको पता लग जाए कि वो 20 रह गई हैं स्टॉक में तो वो ख़त्म होने वाली है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और उसके जो स्टॉक है वो यहाँ पे शो हो जाता है कि अब आखिरी 20 रह गई हैं, आप न्यू ऑर्डर कर दें। और इसी तरह से अगर हम इसकी सेलिंग स्क्रीन पर जाते हैं, देखें कोई भी सॉफ्टवेयर है आपने 2-3 चीज़ें मेन देखनी है उसके अंदर कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोडक्ट्स एड्स कैसी होती हैं, परचेज़ कैसी होती हैं, सेल कैसी होती हैं और इन्वेंट्री कैसे मैनेज हो रही है। जैसे अगर हम इसके सेल वाले पे जाएँ, अगर मैं POS के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन यहाँ पे ओपन होती है। ये मेरी सेल स्क्रीन है जहाँ से मैं चीज़ों को बेचता हूँ। ये मेरे पास सारी कैटेगरीज शो हो रही हैं। यहाँ पे मैं अरेबियन, बेवरेजेस और बर्गर्स में कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से जो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगा वो मेरे पास उसके नीचे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अब मैंने यहाँ पे जैसे कि बर्गर्स में किया, बर्गर्स में मैं करता हूँ चिकन बर्गर, तो बस यहाँ से क्लिक करना होगा, बस चिकन बर्गर आ जाता है इधर। आप उसको ऐड प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को। साथ में अगर तो वो वॉक इन कस्टमर है तो उधर वॉक इन रहने दें। अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो ऑलरेडी यानी कि रिपीटेड कस्टमर है तो आप उसका यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका नाम भी लिख के उसको सर्च कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर लिख के भी उसको सर्च कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उसको सर्चिंग में लेके आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये कोई कस्टमर है मिस्टर ज़ीशान, मैंने क्लिक कर दिया तो कस्टमर आ गया और कस्टमर के साथ ये भी आ गया कि इस कस्टमर को ऑलरेडी भी कुछ ड्यू बैलेंस है, वो भी यहाँ पे साथ शो हो गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि नया बिल बनाते वक्त आप उसको नया बिल अब देना चाहते भी हैं कि नहीं, मतलब उसको चीज़ देनी है या नहीं देनी, या उसको कितने तक की देनी है, या उससे पिछले पैसों की डिमांड करनी है, तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ पे साथ मैनेज हो जाती है। तो अगर फ़िलहाल कोई वॉक इन कस्टमर है तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, तो वो भी फिर वॉक इन कस्टमर का बिल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर तो वो आपके रेस्टोरेंट पे आया है तो वो जिस टेबल पे जाके बैठता है आप टेबल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेबल नंबर उसका सेलेक्ट नहीं करते तो वो कस्टमर जो है वो आपसे जो सामान ले रहा है वो टेक अवे के लिए ले रहा है या आप होम डिलीवरी देने लगे या डाइन इन हो रहा है, तो जो भी सिचुएशन है आप उस तरह के ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पे आप कैश पे करेंगे तो उसका जो बिल है वो जनरेट हो जाता है। सपोज़ अभी मैंने ये सारा कुछ किया, अभी मैं आपको यहाँ पे कैश पे इसका करके बिल दिखाता हूँ। ठीक है, और ये कैश पे हमारे पास इसका बिल आ गया। और ये अभी मैंने सिंपल एक फ़्लो आपको बताया कि जिसमें मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की, आइटम सेलेक्ट की और कैश में उसका बिल कर दिया। अभी क्योंकि A4 साइज़ के अंदर मुझे बिलिंग दिखा रहा है, मैं यहाँ से उसको चेंज करके जब मैं अपना इसके साथ वो दूसरा प्रिंटर लगाऊंगा जो बार को वो मतलब प्रिंट करता है स्मॉल साइज स्लिप, तो इसकी फिर जो स्लिप है उस तरह से कस्टमाइज़ होके उस स्लिप पे हो जाती है, थर्मल प्रिंटर पे बेसिकली। तो अगर किसी क्लाइंट के साथ आपका प्रीवियस बैलेंस और वो सारे चीज़ें चल रही हैं तो आपको स्लिप के ऊपर मेंशन हो जाता है
कि इस कस्टमर के इसका जो प्रीवियस बैलेंस था वो कितना था, इसका भी करंट बैलेंस कितना है। अभी करंट बैलेंस उसका कोई नहीं, क्योंकि अभी जो उसने पैसे दिए मैंने कैश पे किया था तो कैश पेड हो गया, लेकिन उसका टोटल बैलेंस एग्जिस्ट उतना ही कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सेल अगर हम किसी की, ये तो कैश पे सेल थी, अब फ़र्ज़ किया मैं दोबारा किसी को ये सब मरीन बर्गर दे रहा हूँ और साथ एक थाई बर्गर दे रहा हूँ। अब सपोज़ मैं कैश पे करूँगा तो उसका मतलब उसने कैश पेमेंट मुझे कर दी, 510 रुपये का बिल है। दूसरा हमारे पास क्या मेथड है कि हम उसको क्रेडिट सेल कर दें, यानी कि वो उधार चला जाएगा उसके पास। एक हमारे पास यहाँ पे ड्राफ्ट की ऑप्शन है। ड्राफ्ट की ऑप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आप बिल बना रहे थे तो बिल बनाते बनाते जो बंदा है उसको कुछ याद आता है कि मैंने भी कुछ और चीज़ें सोचनी है या कुछ और ऐड कराना है, या मतलब वो डिले कर रहा है किसी भी वजह से, आपके पास दूसरे भी कस्टमर्स मौजूद हैं, तो आप फ़ौरन उसको ड्राफ्ट सेल में डाल दें उसका बिल, और अपने जो बाकी कस्टमर्स हैं आप उनका बिल करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि अब नया कस्टमर आता है, उसको आप क्या कहते हैं जंक फूड में से आपने अफगानी तिक्का पिज़्ज़ा किया, कैश किया, उसका बिल हो गया। जब इसका बिल हो जाता है और वही कस्टमर दोबारा वापस आता है जिसको आपने ड्राफ्ट में किया था, तो आपने क्या करना है, इधर से आना है रीसेंट ट्रांजेक्शन्स में। रीसेंट ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, इधर आप ड्राफ्ट में जाएंगे, तो लास्ट आपने जो ड्राफ्ट किया था जिसका 510 का बिल था वो आपके सामने आ गया। इसको आप यहाँ से दोबारा एडिट कर लें, और जब आप इसको एडिट करते हैं इधर से, तो वही उसका बिल वहीं से दोबारा ओपन हो जाएगा, और जिसका 510 का बिल था वही अभी आपके सामने दोबारा ओपन हो जाएगा बिल जी, ये वाले कस्टमर का, और आप फिर उसको बाकी उसका बिल करके उसको दे सकते हैं। ये तो बिलिंग का पोर्शन है। अगर बिलिंग में आपने किसी को डिस्काउंट देना हो तो आप उसको डिस्काउंट भी दे सकते हैं। अगर क्या कहते हैं आप जी, आपके पास कस्टमर अब है तो आपने क्या कहते हैं उसको एक चिकन थाई बर्गर आपने उसके लिए किया, एक सिंगल चिकन बर्गर कर दिया सिंपल, और उसका बिल बनता है 460। अब आप उसको कुछ डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट पे आप आके इधर क्लिक करेंगे, तो इसका बिल आप उसको डिस्काउंट दोनों तरह से कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मैं इसको फिक्स डिस्काउंट करना चाहता हूँ और इसका 460 है, तो मैं इसको 60 रुपये अगर डिस्काउंट करता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे 400 हो गया और 60 रुपये उसका डिस्काउंट में चले गए। इसी तरह से आप क्या कहते हैं उस पर कोई शिपिंग चार्जेस डाल सकते हैं, किसी भी तरह से जो चीज़ें उसमें आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। फिर इसका एक मेथड ये भी है कि आप यहाँ पर आ जाएँ मल्टीपल पे में। जब आप मल्टीपल पे में आते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि सिंपल यानी कि पेमेंट लोग आपको करते हैं कि 400 बिल बना तो उसने 400 दे दिया, लेकिन सपोज़ आपके पास ऐसा कस्टमर आ जाता है जो कहता है कि जी 400 बिल है, इसमें से 300 रुपया जो है ना वो आप मुझसे कैश में ले लें, या ठीक है कैश पकड़ लें 300 रुपया, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 300 कैश में ले लिया। साथ वो आपको कहता है कि आप ऐसा करें कि जो 100 रुपया ना वो मेरे कार्ड से डिटेक्ट कर लें, तो आपने यहाँ पे करना है ऐड रो पेमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आके आपका जो 100 रुपया है ना वो यहाँ पे आपने से सिलेक्ट कर लेना उसका कार्ड, ठीक है, तो वो 100 उसके कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। अगर वो 100 कार्ड की जगह आपको बैंक ट्रांसफ़र करना चाहता तो बैंक ट्रांसफ़र कर दे, तो वो आपने उसकी जो भी डिटेल्स होगी वो यहाँ पे सारी मेंशन कर देनी है और उसके बाद अपनी पेमेंट को फाइनलाइज़ कर देना है। तो इस तरीके से एक ही कस्टमर से आप दो तरह से जो पेमेंट्स है आप वो रिसीव कर लेंगे, और जब उसका बिल प्रिंट होगा तो डेफिनेटली उसके बिल के ऊपर भी मेंशन होगा कि उसने कितने पैसे आपको कैश में दिए थे और कितने पैसे उसने आपको कार्ड के थ्रू पे किए। देखें यहाँ पे मेंशन है कि कैश उसने आपको 300 रुपये दिया और कार्ड से उसने आपको 100 रुपये दिया। आगे डेट और वो सारी चीज़ इस पर मैंशन होकर आ जाती है, और साथ में ये मैंशन हो गया कि आप जो डिस्काउंट इसको आपने किया था 60 रुपये आपने इसको डिस्काउंट किए थे, यानी कि पूरी डिटेल्ड इनवाइस आपके सामने आती है। और अगर आपके बिज़नेस का कोई लोगो भी है तो वो लोगो भी यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल सामने। तो इस तरह से बड़ा सिंपल वे के अंदर आप इस POS को यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सारी फंक्शनलिटीज़ ये मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर आप देखने जाए कि इसमें प्रोडक्ट्स ऐड कैसे होती हैं, तो आपको मैं बताऊं कि जो हमारी होम स्क्रीन है इसमें वापस आने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ता है। ये जो कॉर्नर पे एरोज़ के बटन है उस पर आप क्लिक करें तो आप वापस होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। होम स्क्रीन के अंदर अगर मैं आपको शो करवाऊँ कि इसमें जो प्रोडक्ट्स है वो किस तरह से ऐड होनी है, तो ये लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाती है। इसके अंदर ऐड प्रोडक्ट्स का फीचर है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और जितनी भी आपने दिन में सेल्स वगैरह की हैं वो चेक करने के लिए आपके पास ये सेल्स का टैब भी यहाँ पे मौजूद है। ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट्स हैं और कौन सी प्रोडक्ट्स का नाम क्या है, वो कितने प्राइस पे मैंने बाय की है, कितने पे मैं सेल कर रहा हूँ, उसका मेरे पास स्टॉक कितना अवेलेबल है। तो जिन जिन प्रोडक्ट्स का स्टॉक मेंटेन किया जा सकता है उनकी स्टॉक अवेलेबिलिटी इसमें लिखी भी होगी। जिसका हम स्टॉक मैनेज नहीं कर रहे उसका स्टॉक यहाँ पे मैनेज नहीं होगा। और क्या कहते हैं, अगर हम अपनी सेल्स वाली साइड पे जाते हैं और हम अपनी ऑल सेल्स देखते हैं जाके, सेल्स में हमें हर तरह के कस्टमर्स शो होते हैं कि जिनकी पेमेंट हमें फुल पे हो चुकी है या जिनकी तरफ कोई ड्यू है पेमेंट।
तो आप वो ऊपर यहाँ पे डेट्स के फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। हर स्क्रीन के ऊपर डेट्स के फ़िल्टर अवेलेबल हैं। जिनकी पेमेंट हो चुकी है वो पेड लिखा हुआ आ रहा है, जिनकी पेमेंट अगर ड्यू होती है तो उनका वहाँ पे साथ ड्यू जो होता है वो मेंशन होता है कि इसकी पेमेंट ड्यू है। और इसी तरह से अगर हम चले जाएं यहाँ पर, अगर आप इसमें कहते हैं कि जी प्रोडक्ट्स तो ठीक है ऐड हो गई, सेल भी हो गई, पर हमने प्रोडक्ट परचेज़ भी तो करनी है। परचेज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्टेक्ट्स में पहले अपने सप्लायर ऐड करने के, आपने परचेज़ करनी किस से प्रोडक्ट है। अगर आप सप्लायर पे क्लिक करते हैं तो ये सप्लायर्स का टैब ओपन हो जाता है। सप्लायर्स में आपके पास सारे सप्लायर्स आ जाते हैं जिनसे आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, उनके बिज़नेस के नेम आ जाते हैं और यहाँ पे सप्लायर का नेम आ जाता है और उसके साथ कोई ओपनिंग बैलेंस आपका वो आ जाता है। अगर कोई एडवांस उसकी तरफ हो तो वो भी आ जाता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें मैनेज हो जाती है। दूसरे नंबर पे जब आप उसमें जाते हैं परचेजिंग पे, कि इससे जब आपने परचेज़ करना है तो कैसे करना है, परचेज़ के टैब पे आके ऐड परचेज़ लिस्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आपको सारी जो परचेजेज़ होती हैं वो नज़र आती है। क्योंकि परचेजेज़ में भी टर्म्स होती हैं ना। टर्म्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी परचेजेज़ होती है जिसका सिर्फ आपने भी ऑर्डर दिया है, यानी कि आपने सामान का, ये देखें अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये एक परचेज़ हुई हुई है, जो सप्लायर है मिस्टर काशिफ हनीफ। अब परचेज़ का स्टेटस ये कि हमने सामान रिसीव कर लिया है और पेमेंट का स्टेटस ये कि पेमेंट पे कर दी है। जबकि नीचे आके आप ये देखें, यहाँ पर है एक सीमेंट लिमिटेड का मतलब शो कराया हुआ है कि इनसे परचेज़ स्टेटस ये कि हमने सामान रिसीव कर लिया पर पेमेंट हमने पार्शल की है। और इसके अंदर क्या है कि हमने सामान भी रिसीव कर लिया है, पेमेंट भी कर दी है, लेकिन कुछ परचेज़ हमने रिटर्न भी कर दी है। तो ये वाला जो लोगो है ये शो करता है कि रिटर्न हुई है। जैसे कि परचेज़ रिटर्न 360 रुपये की परचेज़ रिटर्न हुई है, तो आपको इसी शीट के ऊपर ही सारा पता चल रहा है। और ये अभी तो ये परचेज़ स्टेटस का पेंडिंग में, हमें ये सामान नहीं पहुंचा। तो पार्शल, ये इसका जो पार्शल ओवरड्यू कि कुछ पेमेंट की थी और जो बाकी पेमेंट है वो भी ओवरड्यू हो चुकी है, लेकिन वो हम इसलिए भी शायद नहीं दे रहे क्योंकि हमें सामान ही नहीं अभी मिल रहा। इसके अंदर हमें ऑर्डर हमने किया हुआ है और पेमेंट जो है वो हमने नहीं की, और पेमेंट की जो ड्यू डेट बताई हुई थी हमने, हम उससे भी ऊपर जा चुके हैं, यानी कि हम लेट हो गए। तो इसलिए यहाँ पे ओवर ड्यू आता है। जिसकी हमने पेमेंट अभी करनी ओवर ड्यू आता है, और जिसकी पेमेंट की हमने कोई डेट सेट की हो कि हम आपको 10 दिन बाद करेंगे और 10 दिन से भी ऊपर टाइम हो जाए, फिर वहाँ पे ओवर ड्यू लिखा हुआ आ जाता है। तो ये इसके सारे स्टेटस हैं जो आप चेक करके नीचे आपको टोटल भी बता देता है कि जो आपने डेट रेंज यहाँ पे लगाई होती है उसके हिसाब से कि कब से कब तक के आपको परचेजेस दिखा रहा है। ये 1 जनवरी से आपको लेके 31 दिसंबर तक कि आपको परचेजेस दिखा रहा है। तो उन परचेज़ का टोटल मैं देखूँ तो 8,82,000 की परचेज़ हुई हैं, जिसमें से परचेज़ ड्यू 45,000 की हैं जो मैंने वापस करनी है, 45,855, और जो रिटर्न मैं अभी तक कर चुका हूँ वो 2,615 कि मैं परचेज़ रिटर्न भी कर चुका हूँ। तो ये ओवरऑल आपको एक जर्नल व्यू यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको सेल का पता लग गया, परचेज़ का इसके अंदर पता चल गया, होम का डैशबोर्ड आपको समझ आ गया है, और इसमें सेलिंग कैसे करनी है वो आपको पता चल गया। तो एक रेस्टोरेंट को मुकम्मल तरीके से आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। और इसके अंदर प्रॉपर किचन के फीचर भी हैं कि आपके जो किचन वाली स्क्रीन लगती है आप उसको जाके चेक करें। जब कोई इधर से आप ऑर्डर पंच करते हैं तो आपके किचन में एक स्क्रीन लगी होगी, वहाँ पे ये ऑर्डर्स आपको शो होंगे, और जो वहाँ पे बंदा है वो इसको ऑर्डर को पहले चेक करे ऑर्डर डिटेल्स में जाके। तो जब वो उसको पका ले, कुक कर ले, तो यहाँ पे लिख दे मार्क एज कुक, इस पर वो टिक कर देगा। और इसी के साथ ही अगर मैं आपको मेन होम पर चेक कराऊँ तो बुकिंग का हमारे पास इसमें टैब है कि कोई टेबल्स की रिजर्वेशंस आपको आती हैं, आप बुकिंग कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर पेमेंट अकाउंट्स इसके अंदर बड़ी डिटेल से मौजूद हैं। फिर इसके अलावा एक्सपेंस मौजूद हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट मौजूद है इसके अंदर कि आपका 1 महीने बाद जब आप चेक करते हैं आपके कुछ बॉटल्स हैं अगर वो एक्सपायर हो गई हैं तो आप वो स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं एक्सपायरी को। कोई चीज़ें टूट जाती हैं, कोई ख़राब हो जाती हैं, कोई चीज़ की मतलब कि वो गायब हो जाती है आपके रेस्टोरेंट से किसी भी वजह से, कोई चोरी हो जाती है, तो जब 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप उसको चेक करें तो आप अपने स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि इन्वेंट्री और आपका सॉफ्टवेयर दोनों सिंक रहें आपस में। तो ये था जी एक जर्नल सा इसका ओवरव्यू। बाकी डिटेल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के ऊपर पूरी सीरीज़ अवेलेबल है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसकी मज़ीद अपडेट्स भी आपको मिलती रहें।